हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। 2 दिसंबर 2020 आज की डेट है और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए 3 आर्टिकल्स आए हुए हैं जिसमें ये इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल, ये फाइज़र का वैक्सीन है, वही वापस से आप देखना चाहो तो देख लेना, बाकी काम का बिल्कुल भी नहीं है। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है जिसमें ब्रह्मपुत्रा में जो फ्लड्स आती हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो वार्निंग सिस्टम अभी तक काम करता है उसमें क्या कमी है और नई रिसर्च क्या आई है जिसके बेसिस पे ट्री रिंग्स, जो पेड़ होते हैं, अगर उनकी कटाई की जाए तो आप देखोगे इस तरीके की रिंग बनी हुई दिखाई देती है उनके स्टेम में, उनके तने में, ठीक है। तो उन रिंग्स से आइडिया लगाना कि आने वाला टाइम क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इस तरीके के इवेंट्स प्रीवियसली जब जब हुए हैं तो क्या आउटकम रहा है, ठीक है, कि फ्लड्स कितने रही हैं, कौन से ईयर में क्या बारिश रही है, तो रिंग का साइज़ क्या रहता है, ठीक है। और अगर ड्रॉट रही है, ड्रॉट पड़ा है मतलब रेनफॉल कम रहा हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे रिंग का डेवलपमेंट कैसा रहा, तो देखेंगे, इस पूरे मुद्दे को जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बताया गया है जम्मू एंड कश्मीर की रोशनी एक्ट था 2001 का, उसको अभी स्क्रैप कर दिया गया है कि किस तरीके से ज़मीन को एक तरीके से ऑनरशिप प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट लाया गया था 2001 में। तो इसमें बहुत माइन्यूट डिटेल है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता दूंगा लास्ट में, बट पहले अपन ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो फर्स्ट आर्टिकल है इन ट्री रिंग्स वार्निंग ऑफ ब्रह्मपुत्रा फ्लड्स। हर साल अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में फ्लड आती है और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और पर्टिकुलरली असम की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड्स का देखा जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हो एक लाइन सी लग जाती है डिस्ट्रक्शन की। इवन बांग्लादेश में भी ये रिवर जब एंटर करती है तो उसके बाद में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एक बार इसका कोर्स देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रिवर फ्लो करती है। अभी आप देख सकते हो यहाँ से ये येरलुंग जेंगबो नाम से ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, ठीक है, सांगपो भी बोला जाता है इसको। फिर ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में और फिर ये असम में आकर के ब्रह्मपुत्रा, ये जो मेन कोर्स है यहाँ से ये जो चल रही है ये इसका कोर्स है। फिर ब्रह्मपुत्रा असम में एंटर होने के बाद में फिर बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंटर हो जाती है उसके बाद में इसके साथ में आके ज्वाइन करती है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो ये मेघना है यहाँ पर और ये पद्मा। पद्मा क्या है, यहाँ पे गंगा जो है जब बांग्लादेश में एंटर होने वाली होती है तो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है गंगा की, हुगली, ठीक है, वो इधर पास हो जाती है। फिर उसके बाद में जैसे ही बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है गंगा का, ठीक है। भागीरथी तो होता है इंडिया में, फिर बांग्लादेश में एंटर होते हैं पद्मा। फिर पद्मा और जमुना दोनों मर्ज होकर के फिर मेघना से मिल करके फिर बे ऑफ बंगाल में ये रिवर गिर जाती है। तो आप ये कोर्स ज़रूर देखना। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक ये देखो लोहित है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी भी है, ठीक है। चलते हैं फिर से आर्टिकल पे। तो इस तरीके से बांग्लादेश से पहले ये ब्रह्मपुत्रा में जब भी फ्लड आती है तो पहले इंडिया में थोड़ा डिस्ट्रक्शन करती है, डिजास्टर के तरीके से आता है पूरा, और फिर उसके बाद में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है बांग्लादेश में, फिर बे ऑफ बंगाल में वो मर्ज हो जाती है, ठीक है। साइंटिस्ट ने बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए हैं कि किस तरीके से फ्यूचर में जो पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफ्स हो सकते हैं, जो डिजास्टर आ सकती है, उनके बारे में बहुत सारे डेटाज कलेक्ट किए हैं। बट आप देखोगे जब क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो इशू है ना, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी एक लेटेस्ट स्टडी पब्लिश हुई है नेचर कम्युनिकेशन में, ये एक जर्नल है, इसमें यह बताया गया है कि अभी तक जितना कुछ भी आप देखोगे एस्टिमेशन लगाया हुआ है कि पोटेंशियली फ्यूचर में कितना फ्लड आ सकती है ब्रह्मपुत्रा रिवर में, तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग या वार्मिंग क्लाइमेट को एक्सक्लूड किया हुआ है, उसके बिना ही एस्टिमेट्स लगाए हुए हैं। तो इससे डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं। तो डिफरेंस तो देखो वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है। क्लाइमेट चेंज तो अपने आप में बहुत बड़ी डिजास्टर के रूप में आ रहा है धीरे धीरे आगे। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्शंस के अगर देखें तो ब्रह्मपुत्रा का फ्लडिंग का जो आइडिया है या ऑब्जर्वेशंस हैं वो रेनफॉल पैटर्न पे डिपेंडेंट है। दूसरा ये कह सकते हैं कि डिस्चार्ज कितना हो रहा है, केवल इस पर डिपेंडेंट है कि पानी कितना आ रहा है। और आप देखोगे पानी आने का जो डेटा है उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास में 1950 के बाद का ही अवेलेबल है, जो कि बांग्लादेश के पास में अवेलेबल है, इंडिया के पास में भी नहीं है। कहने का मतलब अगर लेटेस्ट रिकॉर्ड जिसको एनालाइज करके फिर काम अगर एस्टिमेशन लगाया जाए कि अब फ्यूचर में ब्रह्मपुत्रा में कितना क्या फ्लड आएगा, उसके बारे में डेटा जो अवेलेबल है वो 1950 के बाद का ही है। तो आप देख सकते हो, पहली बात तो डेटा ज़्यादा पुराना नहीं है। दूसरी चीज़ केवल डिस्चार्ज रिकॉर्ड ही है,
और जो फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो स्टडी जो है यहाँ पर जो नई स्टडी हुई है उसने किस चीज़ पर रिलाई किया है? ट्री रिंग्स, पौधों की जो ये रिंग्स बनी हुई रहती है जब हम किसी पेड़ को काटते हैं तो इस तरीके से उनकी स्टडी की गई है। और लगभग ये जो ट्री रिंग्स हैं रेनफॉल पैटर्न को शो करती हैं पिछली 7 सेंचुरी का मतलब अगर हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं तो 14th सेंचुरी तक का डेटा इस ट्री रिंग को स्टडी करके हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पता ये पड़ा कि जब ट्री रिंग के बारे में पता किया तो 1300 जो 14th सेंचुरी थी उसके बाद में 1950 के बाद का जो पीरियड है ना वो वन ऑफ द ड्राइएस्ट पीरियड निकला है इस पर्टिकुलर ब्रह्मपुत्रा रिवर कोर्स की अगर बात की जाए तो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 14th सेंचुरी के बाद में 1950 के बाद का पीरियड ऐसा पीरियड है जो कि वन ऑफ द ड्राइएस्ट पीरियड रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे टाइम ऐसे हैं ओल्डर पीरियड में अगर देखिए पास्ट में जो वेटर भी रहे हैं तो ड्राई भी रहे हुए हैं। ठीक है, तो इससे एक प्रोजेक्शन क्या लगाया है, रिसर्चर्स ने कंक्लूजन किया है कि आने वाले टाइम पे फ्लड्स जो होंगी वो और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगी, इवन फ्रीक्वेंटली आती रहेंगी। जितना सोचा गया है ना कि फ्रीक्वेंसी इनकी लगभग 4 साल या 5 साल 5.5 साल में एक बार होगी, तो यहाँ पर कंक्लूजन पेपर में ये निकल रहा है कि हर 3 साल में फ्लड्स आ सकती हैं। क्योंकि अगर हम इस केवल डिस्चार्ज रिकॉर्ड के बेसिस पे ही अगर हम एस्टिमेशंस लगाएं कि हाँ जी इतनी फ्लड या इतना वॉल्यूम वाटर आ सकता है तो हम 24 से 38% तक की डेंजर को एक्सक्लूड कर रहे हैं हमारी स्टडीज़ में से। तो आप देख सकते हो 24 to 38% तक का डेंजर एक्सक्लूड करना और उन स्टडीज़ पर रिलाई करना कितना रिस्क सम हो जाता है। ठीक है, तो आने वाली सेंचुरी में अब हम देख सकते हैं फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी और फ्लड में जो वाटर वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, ये कहा गया है इन स्कॉलर्स के द्वारा जो पेपर अभी पब्लिश हुआ है इस जर्नल में। अब बात आ जाती है ये ट्री रिंग्स शो क्या करती हैं। देखो, जितनी ज़्यादा वाइडर ट्री रिंग होगी इसका मतलब ये है कि उतना ज़्यादा सॉइल में मॉइस्चर रहा था और उतना ही हम कह सकते हैं कि उतना ही रेनफॉल उस टाइम पे हुआ होगा। तो वाइडर रिंग क्या शो कर रही है, मोर रेनफॉल और हायर रिवर रन ऑफ। सिंपल सा है, ये कैलकुलेशन है। तो स्टडी जो है लगभग 28 डिफरेंट साइट्स पे की गई, जैसे कि तिब्बत में, म्यांमार में भी की गई, नेपाल, भूटान, और साइट्स रिवर के आसपास के रीजन को ही सेलेक्ट की गई हैं और जहाँ पर देखा जाए कि सेम वेदर सिस्टम रहा हुआ हो। क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर का कोर्स हमने देखा तो उसमें नेपाल भी पास में पड़ता है ब्रह्मपुत्रा के साउथ में। इसी तरीके से आप देखोगे म्यांमार वाले रीजन में भी हम देखें तो म्यांमार वाला रीजन भी पास में, तिब्बत से गुजरती है ये रिवर। फिर उसके बाद में भूटान है, वहाँ से भी आप देखोगे सुबनसिरी रिवर की बात हमने की थी। तो वो चीज़ें जब आप देखते हो तो ये लोकेशंस है ब्रह्मपुत्रा रिवर के नियर बाई लोकेटेड है, भूटान या नीचे की तरफ है थोड़ा। तो इस तरीके से वेदर सिस्टम को स्टडी करने के लिए इन सारे रीजन में लगभग 28 साइट्स पे ट्री रिंग्स के बारे में, एंशिएंट ट्री सैंपल्स के बारे में स्टडी की गई और ये देखा गया और एनालाइज किया गया कि रिंग जो पता पड़ी तो लगभग 696 ईयर्स की क्रोनोलॉजी ड्रॉ करने में सक्सेस मिली। कहने का मतलब 1309 से 2004 तक का पूरा एक पैटर्न बनता चला गया कि कौन से ईयर में कितना रेनफॉल हुआ। ठीक है, जब इन रिंग्स को कंपेयर किया गया और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जब हमारे पास में डेवलप होकर के आया तो 1780 तक का डेटा आप देख सकते हो कहीं ना कहीं कंपेरेबल डेटा हमारे पास में अवेलेबल हो गया जिनसे कुछ आइडिया लगाया जा सके। ठीक है, और आप देखोगे जितनी वाइडेस्ट रिंग है उतना ज़्यादा फ्लड्स के बारे में हमें नॉलेज मिलती है और जितनी नैरो रिंग है उतना ज़्यादा स्कोप रहता है कि भाई ड्रॉट उस टाइम पे रहा होगा, सॉइल में मॉइस्चर है वो बहुत ही कम रहा होगा। तो कहने का मतलब हमारे पास में जो रिकॉर्ड अवेलेबल था उसके बेसिस पे हमने आगे के लिए अब थोड़ी सी प्रोजेक्शन लगानी शुरू कर दी, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, कि आपके पास में जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसको आपने स्टडी किया और आपने प्रोजेक्शन लगाया कि हाँ पोटेंशियल क्या हो सकता है फ्यूचर में, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटेड डेटा। ठीक है, तो रिवर डिस्चार्ज क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे, तो उन मॉडर्न रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हमने थोड़ा सा और डिटेल आउट करने की कोशिश की, ये बताया गया इस स्टडी में। फाइंडिंग्स क्या है वो हमारे इतने काम की नहीं है क्योंकि इसमें बहुत माइन्यूट डिटेल अवेलेबल है। इसमें बताया जा रहा है
कि वर्स्ट स्पेल जो गया ना ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास में, वो 1560 से 1600 का, 1750 से 1800 का और 1830 से 1860 का बहुत बुरा हाल गया हुआ है। इस रीजन में फ्लड्स बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। 1956 से 2004 के टाइम पे आप देखोगे तो उसके पहले का जो फ्लड है वो मतलब पहले बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ करता था, या फिर इस तरफ सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा मिली, ठीक है। और जो वॉल्यूम आप देखोगे तो किस तरीके से देखो, 1956 से 1986 का कितना वॉल्यूम है, 41,000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा बढ़ा 43,000 क्यूबिक मीटर का। तो ये थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, ये इतना हमारे काम का नहीं है क्योंकि माइन्यूट डेटा आ गया है यहाँ पे। अब बात आ जाती है टेक अवे क्या है। टेक अवे वही है जो चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर डिस्चार्ज रिकॉर्ड के बेसिस पे ही हम एस्टिमेट लगाएंगे तो फ्लड हैजार्ड को हमने यूँ मान लो 24 से 38% अंडर एस्टिमेट किया है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकती है, क्योंकि आपके पास डेटा होता है, उसी हिसाब से आप प्लान करते हो, फिर एग्जीक्यूशन होता है पॉलिसीज़ का। जब डेटा ही फॉल्स होगा तो कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एक्यूरेट हो पाएगा, तो डिजास्टर तो डेफिनेटली होगा ही ज़्यादा। क्लाइमेट वार्मिंग को भी फैक्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब इसको फैक्टर किया गया तो नई स्टडी ने क्या बोला कि अब जो फ्रीक्वेंसी है फ्लड्स की ब्रह्मपुत्रा रिवर में वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन जाता है, मेंस का तो पूरा डिटेल में बन ही रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आ जाता है, ये ज्योग्राफी में भी कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट का सेगमेंट भी बन गया इसमें। इसके अलावा जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है ये कि क्या ट्री रिंग्स का यूज़ किया जा सकता है एक रिवर के बारे में पता करना कि उसमें फ्लड आएगी, ड्रॉट आएगी, आगे का क्या मतलब पोटेंशियल क्या है उस पर्टिकुलर रिवर का। अब बात करते हैं कि इस मतलब ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट वार्मिंग की अगर बात करें तो इसका टेम्परेचर बढ़ने से फिर उस ओवरऑल साइकिल पे क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा एवापोरेशन होगा ओशन वाटर का, और जिन रीजन्स में मानसून जैसे हाईली इंटेंसिफाइड वे में आता है जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो वहाँ पर रेनफॉल भी लगातार बढ़ती चली जाएगी, और इसका क्या होगा अल्टीमेटली रीजन वही बात इंक्रीज होगी सीजनल फ्लडिंग का, ठीक है। यही चीज़ मेन है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखोगे कि बांग्लादेश के पास में भी बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1998 में 70% बांग्लादेश का जितना एरिया है ना उसका 70% अंडर वाटर पहुँच गया था, इतना ज़्यादा फ्लड आई थी, ठीक है। 2007 में भी सीरियस फ्लड आई, 2010 में भी सीरियस फ्लड्स आई। तो 4.5 साल का जो कंपैरिजन था, अब धीरे धीरे राइटर बता रहे हैं कि आने वाले टाइम पे तो 3-3.5 साल के अंदर ही एक सीवियर फ्लड का इंसिडेंट होने वाला है ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो फ्लड हैजार्ड जो है फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ग्रेवर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली असम और साथ में बांग्लादेश में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ क्या है वो। नेक्स्ट आर्टिकल है जम्मू कश्मीर की रोशनी एक्ट, और इसने कैसे ज़मीन को लेने में हेल्प की और क्यों अब इसे स्क्रैप कर दिया गया है। इसमें कुछ माइन्यूट डिटेल्स है, पर उसके पहले हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, अभी क्योंकि यूटी है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर स्टेटशिप को हटा दिया गया, 5 अगस्त 2019 को बाइफर्केट कर दिया गया है। एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। तो अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो इसमें आप देखोगे ये रोशनी एक्ट 2001 में आया था। इसमें ये था कि ऑनरशिप राइट देने थे अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स को। कहने का मतलब कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे जो कि कहीं ना कहीं अपनी एक डोमिनेंस क्रिएट कर चुके थे और उनकी बातें मानी जा रही थी। तो 2001 में जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने वो ज़मीनें जिन लोगों ने अपनी मतलब कह सकते हैं ना कि हाँ ये खाली ज़मीन है, इन्होंने हथिया ली और उनको फिर लीगल कर दिया, ठीक है। अब पर्पज़ क्या था इसका कि ये जो लीगैलिटी दे दी गई ना कि हाँ भाई ऑनर आप ही हो जिन्होंने ये ज़मीनों पे मतलब एक तरीके से पोजेशन ले रखा है, बिना ऑनरशिप के पोजेशन ले रखा है, तो उन लोगों को ये कहा कि भाई आप कुछ सेटलमेंट मनी दे दो, और उन्होंने कुछ टोकन मनी गवर्नमेंट को दे दी। अब उस टोकन मनी का गवर्नमेंट ने यूज़ करना था किसके लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। ये देखो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। इसलिए इस एक्ट का नाम तो क्या था, देखो यहाँ पे बड़ा सारा है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप टू ऑक्यूपेंट एक्ट 2001। अब इससे जो पैसा इकट्ठा हुआ उसका यूज़ करना था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। इसको इसलिए इस एक्ट को क्या बोल दिया, इस वजह से रोशनी लाइट मतलब रोशनी राइट, ठीक है, एक्ट, ठीक है, इसलिए रोशनी एक्ट बन गया। इसको पीडीपी की गवर्नमेंट ने भी लगातार रखा,
और गुलाब नबी आज़ाद की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी कंटिन्यू रखा। तो आप देखोगे लगातार इल्लीगल ऑक्यूपेशन था, जबकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस एक्ट को एन्यूल करने के ऑर्डर दे दिए थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखोगे जम्मू कश्मीर जब खुद स्टेट था तो 2018 में वहाँ के गवर्नर ने इस एक्ट को स्क्रैप कर दिया था। बट अब इन रियलिटी एक्चुअल डिटेल में हम देखें तो वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हो गया, रोशनी स्कीम को स्क्रैप कर दिया गया है। इसमें जम्मू के लोग जो थे वो कहीं ना कहीं कंसर्न थे कि बोले ये स्कीम जो है ना वो हमारा डेमोग्राफिक जो हमारी जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने के लिए लाई गई है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं, आप यहाँ पे देखो आइडिया 20.46 लाख कनल्स, ठीक है। अब कनल्स का ये हो गया एस्टिमेट 1.02 लाख हेक्टेयर ज़मीन हो गई। इसमें से 16.02 लाख कैनाल्स तो जम्मू रीजन में और 4.44 लाख कैनाल्स कश्मीर में। तो यहाँ पर आप देखो कि ज़मीन का जो ज़्यादा हिस्सा है वो कहाँ पर है, जम्मू में। इसलिए जम्मू के लोगों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया था कि बोले कि यहाँ पर हमारे रीजन में कश्मीरी जो मुस्लिम्स हैं उनको यहाँ पर लोकेट करने की कोशिश की जा रही है और हमारी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात को लेकर के फिर बाद में पिटीशन चली। फिर बाद में जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है उन्होंने बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया कि बोले ये स्कीम तो बिल्कुल ही ख़राब है। रही सही में कैग की रिपोर्ट आई 2014 में, तो इन्होंने तो सीधा बोल दिया, बोले ये तो लगभग 25,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। 2014 की रिपोर्ट बोल रही है ये। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि भाई इसको स्क्रैप करना ही है, बट एक विल वाली चीज़ थी। और अभी जो यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है जम्मू कश्मीर को जब से, तो उसके बाद में ये कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एफआईआर्स भी हुए हैं, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, पॉलिटिशियन थे, उनके अगेंस्ट में बातें भी बहुत हुई हैं। बाकी और माइन्यूट डिटेल है वो हमारे काम की है नहीं। एक्ट को स्क्रैप करने के लिए ये बता दिया ना 2018 में ही सत्यपाल मलिक ने स्क्रैप कर दिया, और प्रोस्पेक्टिव मैनर में कि हाँ ये जब से शुरू हुई है ये स्कीम तब से ये स्कीम स्क्रैप कंसीडर की जाएगी। कहने का मतलब जिन लोगों ने पोजीशन ले लिया 2001 में उनका भी पोजीशन अब ख़त्म है, अब उनकी ऑनरशिप ख़त्म है। कहने का मतलब इसको बोल दिया वॉइड एब इनिशियो। क्या बोला गया, वॉइड एब इनिशियो। ये देखो ये हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि इनवैलिड है, ये जब से शुरू हुई है ये स्कीम तब से इनवैलिड है। ये है कहीं ना कहीं अपने आप में बात देखने वाली। तो जो भी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, इनका जितना का भी मतलब वहाँ पे उन्होंने जो ऑनरशिप ले ली थी इस रोशनी एक्ट के बेसिस पे, उनकी सबकी ऑनरशिप अब एकदम से ख़त्म कर दी गई है। समझ गए। और इस एक्ट को लेकर के बहुत सारे केसेस भी रजिस्टर हुए, लगभग 25,000 केसेस रजिस्टर हुए, जिनमें ज़्यादातर जम्मू के लोगों के द्वारा रजिस्टर करवाए गए थे कि बोले कि ये हमारी डेमोग्राफी को चेंज करने वाला एक्ट है, इसको ख़त्म करो, ठीक है। बट वर्डिक्ट तो कब का ही दे दिया था हाई कोर्ट ने। अब उस वर्डिक्ट को फॉलो करते हुए ही स्क्रैप कर दिया गया इस रोशनी एक्ट को। आई होप आपको समझ में आया होगा। डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।